वेलकम एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज़ में। आप सभी जानते हैं कि इस प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज़ में हम कवर कर रहे हैं 1979 से लेके 2024 तक के सभी पीवाईक्यूज़। तो आइए शुरू करते हैं। आज की जो पर्टिकुलर थीम है वो एनवायरनमेंट को लेके है और जो पर्टिकुलर जिसके क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं वो है एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रीटीज पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, तो प्लीज़ जाइए और पार्ट 1 को भी देख लीजिए। अगर आज के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिया गया है इस वीडियो के एक लिंक, उस लिंक पे जाके क्लिक कीजिए और यही क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं खुद से। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्थ आर। स्टेटमेंट 1 is it is an initiative of UNEP and UNESCO. It is a movement in which the participants switch off the lights for 1 hour on a certain day every year. And it is a movement to raise awareness about climate change and the need to save the planet. Which of the statements given above are correct? देखिए, जो पहली स्टेटमेंट है वो कहती है कि ये इनिशिएटिव है UNEP का, जो कि बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट, क्योंकि ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव जो है WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, उसका इनिशिएटिव है। और सबसे पहले ये इनिशिएटिव शुरू किया गया था सिडनी में, सिडनी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। सेकंड जो पॉइंट है वो है इट इज़ अ मूवमेंट इन विच द पार्टिसिपेंट स्विच ऑफ द लाइट्स फॉर 1 hour ऑन अ सर्टेन डे एवरी ईयर। जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सिडनी 2007 में जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था उसमें यही डिसाइड किया गया था कि साल के किसी भी एक महीने में, और स्पेशली वो महीना चुना जाता है मार्च, और मार्च के लास्ट सैटरडे में हमेशा नॉन एसेंशियल लाइट्स को 1 घंटे के लिए स्विच किया जाता है, लगभग 8:30 से 9:30। और इस साल जो ये पर्टिकुलर डे था ये 23 मार्च को हुआ था। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट रहेगा याद रखना कि इस ईयर या पर्टिकुलर ईयर में कौन सी तारीख को जो है ये पर्टिकुलर डे मनाया गया था। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इट इज़ अ मूवमेंट टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड द नीड टू सेव प्लैनेट। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये एक मूवमेंट चलाई गई है ताकि क्लाइमेट चेंज को लेकर लोगों को अवेयरनेस या फिर लोगों को अवेयर किया जा सके, ताकि प्लैनेट को इस तरीके के ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट से बचाया जा सके। तो स्टेटमेंट्स अबव आर करेक्ट। जी हाँ, 2 और 3 आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। चलता हूँ आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। फर्स्ट इज द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। सेकंड इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड थर्ड इज वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। विच ऑफ द अबव हैव अ बियरिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी। यानी कि कौन से जो ऊपर के 3 पॉइंट्स हैं उनका कुछ बायोडाइवर्सिटी से लेना देना है। देखिए, जो फर्स्ट है द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। जी हाँ, इसमें बेसिकली कोशिश यही की जा रही है ताकि जेनेटिक रिसोर्सेज का कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज कर सकें हम किसी भी तरीके में, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, एग्रीकल्चर हो। इनफैक्ट इस ट्रीटी के थ्रू एक्सचेंज ऑफ सीड्स का प्रोग्राम भी चलाया गया है फार्मर्स के बीच में, ताकि फूड सिक्योरिटी इंप्रूव की जा सके। वहीं अगला पॉइंट है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। यस, ऑफ कोर्स ये भी एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, या फिर यूँ कह लीजिए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसका बायोडाइवर्सिटी डायरेक्ट लेना देना है, क्योंकि डेजर्टिफिकेशन में ये लोग यही कर रहे हैं कि कोशिश है ऐसे इनिशिएटिव्स लेना ताकि डेजर्टिफिकेशन या डिग्रेडेड लैंड्स को वापस रीस्टोर किया जा सके। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, जी हाँ, इस वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन में भी चाहे नेचुरल हेरिटेज हो या फिर आपका जो है आर्टिफिशियल हेरिटेज, या फिर यूँ कह लीजिए कि मैन मेड हेरिटेज, सभी तरीके की हेरिटेज का जो है ख्याल रखा गया है। और इसीलिए इसको जो है बायोडाइवर्सिटी से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि नेचुरल हेरिटेज में बेसिकली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, या फिर एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ तो सुंदरबंस, ये जो है आपके नेचुरल हेरिटेज कन्वेंशन में आ जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं। डी इज द राइट आंसर। आगे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम जो 9 दिसंबर को शुरू हुआ था वो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। अगर आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए क्या क्या कंपोनेंट्स और बेनिफिट्स है जो हम आपको ऑफर कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें प्रैक्टिस टेस्ट और एनालिसिस शीट, यानी कि प्रैक्टिस टेस्ट होंगे अलग अलग थीम्स के, चाहे पॉलिटी हो, एनवायरनमेंट हो, ज्योग्राफी हो, साइंस एंड टेक, एक एक थीम का जो है प्रैक्टिस टेस्ट होने वाला है। मैराथन सेशंस, यानी कि लंबे लंबे सेशंस होंगे जिसमें आपके साथ हम बैठेंगे और हम आपको इस चीज़ के लिए ट्रेन करने की कोशिश करेंगे कि आप ट्रेंड को पकड़ सकें और आप खुद से ही आइडेंटिफाई कर सकें कि नेक्स्ट ईयर या आने वाले ईयर्स में कौन सा क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछ सकता है। बुक रीडिंग सेशन, जी हाँ, देखिए बुक्स में से सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, कुछ टॉपिक्स को फिल्टर आउट करना होता है। एक एस्पिरेंट को ये पता होना चाहिए कि क्या मुझे पढ़ना है और क्या नहीं, तभी जो है आपका ये सिलेबस जो है टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट हो पाएगा। रिवीजन सेशंस, ऑफ कोर्स जब इतनी पढ़ाई हो रही है तो रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है और इसके लिए रिवीजन सेशंस भी कंडक्ट किए जाएंगे। सेक्शनल टेस्ट जो कि थीम वाइज कंडक्ट किए जाने हैं, पॉलिटी हो चाहे
एनवायरनमेंट हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स, सभी के सेक्शनल टेस्ट होंगे। फुल लेंथ टेस्ट बिल्कुल उसी पैटर्न पे होंगे जिस पैटर्न पे यूपीएससी एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करता है। यूपीएससी मिक्स टेस्ट, जी हाँ, देखिए यूपीएससी का एक पुराना ट्रेंड रहा है कि वो बहुत सारे क्वेश्चंस उन एरियाज से पूछ लेता है या फिर उन पेपर से पूछ लेता है जो पहले भी कंडक्ट कर चुका है यूपीएससी, जैसे कि सीडीएस, सीएपीएफ। इन पर्टिकुलर पेपर्स में पूछे जाने सवाल भी कई बार जो है यूपीएससी अपने क्वेश्चंस में या फिर प्रीलिम्स के पेपर में पूछ लेता है। करंट अफेयर्स रिवीजन, जी हाँ, अप्रैल 24 से अप्रैल 25 तक सभी टॉपिक्स का करंट अफेयर रिवीजन कराया जाएगा। सी सेट सपोर्ट, देखिए जो स्टूडेंट्स को लगता है कि वो सी सेट में कहीं ना कहीं वीक है और उन्हें किसी ना किसी तरीके से हैंड होल्डिंग की जरूरत है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी सी सेट का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। पर्सनलाइज मेंटरशिप, जहां आप अपने मेंटर्स के साथ 1-to-1 बैठ के बात कर सकते हैं। कोई अगर आपको डाउट है तो उस डाउट को रिजॉल्व किया जा सकता है। और फर्दर अगर आप चाहते हैं कि किसी तरह की प्लानिंग करना कि कैसे मुझे फ्यूचर में प्लान करना है या फिर किस तरीके से मुझे शेड्यूल बनाना है अपनी पढ़ाई का, तो उसके लिए भी मेंटरशिप आपके लिए अवेलेबल है। टेस्ट डिस्कशंस, ऑब्वियसली जब इतने सारे टेस्ट हो रहे हैं तो उनका डिस्कशन लाजमी है, उनका डिस्कशन भी जरूर होगा। और एडुकेमी का जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है जिसका टाइटल है प्रयास, प्रयास ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे जिसमें आपकी जो रैंक्स हैं वो ऑल इंडिया रैंकिंग के बेसिस पे होगी, ताकि आपको पता लग सके कि इतने सारे लोगों के बीच में आप कहाँ खड़े हैं। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले एक और चीज़, देखिए लास्ट टाइम लगभग जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ एनरोल हुए थे इस पर्टिकुलर पीएसपी प्रोग्राम में, 45% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने प्रीलिम्स 2024 को क्रैक किया। और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पीएसपी के लास्ट ईयर भी पूछे थे, और इस बार जो यूपीएससी एग्जामिनेशन हुआ है उसमें से कम 50% क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो हमने अपने पीएसपी प्रोग्राम में पूछे थे। तो अगर आप ये प्रोग्राम अटेंड करते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ने से आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। चलता हूं अगली क्वेश्चन की तरफ। इफ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉट अंडर द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, व्हाट डज इट इम्प्लाई। देखिए मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगातार जो है इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड बेसिकली है क्या, ये रामसर साइट्स के से रिलेटेड है, या यूँ कह लीजिए कि रामसर कन्वेंशन से इसका लेना देना है, क्योंकि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में उन इकोसिस्टम या फिर उन वेटलैंड्स को लेके आया जाता है जो किसी न किसी तरीके से प्रभावित हैं या फिर आने वाले समय में कोई ना कोई खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है। और आप सभी जानते हैं कि ये खतरा किस तरीके का खतरा है, या तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, या कंटेमिनेशन हो रहा है, या बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ऐसे वेटलैंड्स को, ऐसी रामसर साइट्स को जिनके ऊपर किसी भी तरह का खतरा है या आने वाले समय में हो सकता है, उनको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड, आर अकरिंग और आर लाइकली टू अकर इन द वेटलैंड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 4। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग सेंट्रल एक्ट्स: इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्ट 1947, माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957, कस्टम्स एक्ट 1962 एंड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। Which of the above acts have relevance to bearing on the biodiversity conservation in the country? देखिए कौन सा जो पर्टिकुलर एक्ट है वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ है। देखिए थोड़ी इसमें लॉजिक भी अगर आप लगाएंगे तो ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट, देखिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होता है वो केवल ट्रेड जो होती है वो केवल उन्हीं चीज़ों के लिए नहीं होती जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इनफैक्ट ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये इस तरीके का रेगुलेशन भी करता है, क्योंकि ट्रेड हमेशा या फिर अक्सर एनिमल्स के प्रोडक्ट्स की भी होती है, एलिफेंट के दांत की भी होती है, आइवरी की भी होती है, एनिमल के स्किन की भी होती है, टाइगर्स के स्किन, और इस तरह के बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनकी जो है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होती है। तो ये डायरेक्ट जो है लेना देना इसका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से है। दूसरा पॉइंट है माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन। देखिए जिस एरिया में भी माइनिंग होगी वहाँ कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन जरूर देखने को मिलेगी, और माइनिंग जब भी आप एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसमें बायोडाइवर्सिटी को खतरा होना ही होना तय है। अभी तक कोई भी ऐसी माइनिंग की टेक्नोलॉजी उन्होंने नहीं निकाली है जिससे हम ये कह सकें कि ये एक सेफ और सस्टेनेबल माइनिंग है। तो आप कह सकते हैं कि माइनिंग भी डायरेक्ट लेना देना है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से। कस्टम्स एक्ट 1962, ये भी बिल्कुल ठीक आंसर है या ठीक पॉइंट है, क्योंकि कस्टम्स एक्ट 1962 क्या है कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, स्पेशली अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ में भी था पैंगोलिन। पैंगोलिन एक ऐसा छोटा सा जानवर है जिसकी स्किन को लगातार जो है ट्रेड किया जा रहा है, और उस ट्रेड करने के लिए या फिर यूँ कहिए कि उसकी स्किन को जो ट्रेड किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है ताकि उससे पेंटिंग ब्रश बनाए जा सके। ऐसा सुनने में आया है कि उसकी जो स्किन से ब्रश बनते हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके के पेंटिंग ब्रश हैं, और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड उसकी जो है स्मगलिंग हो रही है, यूँ कह लीजिए इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रही है। तो कस्टम्स एक्ट भी कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से ही लेना देना है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ऑब्वियसली इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 तो फॉरेस्टेशन की बात कर ही रहा है, बात कर रहा है कि कैसे ट्राइबल्स वहाँ रहें, किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो लोकल नेचर को, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन डायरेक्टली इसमें आ ही जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा।
चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 5। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी ड्रॉन एट। देखिए ये पर्टिकुलर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की ट्रीटी कहाँ हुई थी? ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट रियो डी जेनेरियो 1920 हुई थी, 1992 में हुई थी, और इसको रियो अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा जो क्लाइमेटिक चेंज है या फिर जो क्लाइमेटिक के रिलेटेड कन्वेंशन है वो यहीं से शुरू होते हैं, और उसके बाद जो है धीरे धीरे बहुत सारे आप कन्वेंशन देखने को मिलेंगे जब आप पढ़ेंगे इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्रीज इंप्लीमेंट्स द कार्टेगेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। देखिए पहले आपको ये समझना होगा कि कार्टेगेना प्रोटोकॉल है क्या। बेसिकली जो कार्टेगेना प्रोटोकॉल है इसमें ये कहा गया है कि हमें सेफ तरीके से हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन और मैनेजमेंट करनी है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जिनकी प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो हमें उनका जो है सेफ हैंडलिंग करनी है, और इसी के लिए जो है कार्टेगेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी बनाई गई थी। ये एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर ही आती है। ठीक है, और जो पर्टिकुलर कमिटी या फिर ये जो नोडल एजेंसी इस पूरी देखरेख को रेगुलेट करती है उसका नाम है GEAC, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। 6th क्वेश्चन हो गया, तो आंसर है सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 7। In the context of CO2 emission and global warming, what is the name of market-driven device under the UNFCCC that allows developing countries to get funds, incentives from developed countries to adopt better technologies that reduce greenhouse gas emissions? देखिए इसका जो सीधा आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। बेसिकली कायोटो प्रोटोकॉल हुआ था, और कायोटो प्रोटोकॉल में ही इसको अडॉप्ट भी किया गया था। कहा यह गया था कि डेवलप्ड कंट्रीज का एक एमिशन रिडक्शन टारगेट फिक्स कर देते हैं। सपोज इंग्लैंड है, और इंग्लैंड का जो टारगेट है वो है कि 120 टन से ज़्यादा आपको एमिशन रिडक्शन नहीं करना है, लेकिन होता ऐसा है कि वो उन्होंने 150 टन्स रिलीज़ कर दिया, तो 30 ज़्यादा कर दिया अपनी प्रिस्क्राइब्ड कैपेसिटी से। तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में क्या होगा, डेवलप्ड कंट्रीज जो है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर चाहे कोई एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट हो, ठीक है, या फिर कोई रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, इस तरह के प्रोजेक्ट्स में जो है आपका इन्वेस्टमेंट्स करेंगे ताकि वो ऑफसेट हो जाए वो एमिशन जो उन्होंने किया है। ठीक है, कार्बन क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या होता है? कार्बन क्रेडिट रेटिंग तो 1 to 5 या 1 to 10 के पैरामीटर पे दी जाती है, और बेसिकली इसकी कोशिश ये होती है कि ट्रस्ट बिल्ड कर सकें। ठीक है, किसी की अकाउंटेबिलिटी है वो हो सके, अट्रैक्ट कर सके इन्वेस्टर्स को ये दिखा के कि हमारी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, तो उस चीज़ को जो है कार्बन क्रेडिट रेटिंग कहते हैं। एमिशन रिडक्शन नॉर्म्स, यही जो आपका एमिशन है, जो एमिशन रिडक्शन नॉर्म्स बनाए गए थे, और इसी के टारगेट्स जो होते हैं इनको बोलते हैं एमिशन रिडक्शन सर्टिफिकेट्स। ठीक है, कि पर्टिकुलर इंग्लैंड नाम की एक कंट्री है जिसको 120 टन्स रिलीज करने थे, लेकिन उसने 150 किए, तो उसने क्या किया, उसने 30 टन्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज में कर दिया, और इसका एक सर्टिफिकेट बनता है, वो होता है एमिशन रिडक्शन सर्टिफिकेट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए कार्बन क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है ये ऑब्वियसली कायोटो प्रोटोकॉल में ही ओरिजिनेट हुआ था, और 1 कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है 1 मेट्रिक टन्स ऑफ CO2। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा जा चुका है, तो एक बार इसे भी देख लीजिएगा। कार्बन क्रेडिट रिफर्स टू 1 मेट्रिक टन्स ऑफ CO2। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? द फर्स्ट मीटिंग ऑफ पार्टीज टू कार्टेगेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी was held in the Philippines in the year 2004. India is not a signatory to Biosafety Protocol Convention on Biological Diversity. The Biosafety Protocol deals with the genetically modified organisms, and USA is a member of Biosafety Protocol Convention on Biological Diversity. ठीक है, तो पहला पॉइंट है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ पार्टीज टू द कार्टेगेना प्रोटोकॉल। कार्टेगेना प्रोटोकॉल मैं बता चुका हूँ, यानी कि सेफ हैंडलिंग करनी है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, तो ये पहली मीटिंग फिलीपींस में नहीं हुई थी, ये पहली मीटिंग हुई थी कुआलालंपुर जो कि मलेशिया में है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजी। ये बिल्कुल गलत है, इंडिया एक सिग्नेटरी है, और ये भी गलत है। बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल डील्स विद जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ये बात बिल्कुल ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स यानी कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ मेंबर ऑफ। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस तरीके की किसी भी कन्वेंशन में बिलीफ नहीं रखता है, वो हमेशा इस तरीके के कन्वेंशन से दूर ही रहता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो ऑप्शन सी जो है आपका वो राइट होगा। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन डज नॉट डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट? फर्स्ट इज वाटर सेस एक्ट। देखिए वाटर सेस एक्ट एनवायरमेंट से डील ही ना करे ऐसा तो होना बहुत मुश्किल है।
क्योंकि वाटर सेस का बेसिकली इस एक्ट का मतलब ही है कि रेगुलेट करना है वाटर को, यूज़ को। इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जो है आपका फाइन लगाना है अगर वो पॉल्यूशन करते हैं वाटर के अंदर, या फिर इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से नहीं की जाती, उस कंडीशन में जो है उसके ऊपर सेस लगाना, उनके ऊपर जो जिस तरह के फाइन लगाना, वो सब वाटर सेस के तहत ही होते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 नाम से पता लग रहा है कि इसका भी एनवायरनमेंट से लेना देना होगा ही। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, देखिए पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 का मतलब ये है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है अगर उनके अंदर किसी भी तरीके का डिजास्टर हो जाता है तो वो उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी लायबिलिटी बनती है कि वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करें उन विक्टिम्स को जो उससे इम्पैक्टेड है। बेस्ट इसका एग्जाम्पल जो इंडिया में है वो है भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी की वजह से बहुत इम्पैक्ट हुआ और विक्टिम्स को जो है बहुत ज़्यादा डिजीज़ वगैरह हो गए थे, तो उनको इंश्योरेंस देने का पूरा प्रोसेस था। तो वो एनवायरनमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, प्राइमरी लेवल पे नहीं है, तो ये इसका जो है सही जवाब हो सकता है। ठीक है। डी जो है द पोर्ट लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1997, आप जानते हैं कि जब पोर्ट की डेवलपमेंट होती है तो वहाँ भी कुछ एनवायरनमेंट इश्यूज होते हैं, चाहे पोर्ट मॉडर्नाइजेशन की बात हो या पोर्ट की एफिशिएंसी बढ़ाना हो, या वहाँ पे पोर्ट में जो शिपिंग के रूट्स बने हुए हैं वो भी जो है किसी ना किसी तरीके से वाटर या फिर ओशन के ऊपर जो है इम्पैक्ट करते ही हैं। तो ऑब्वियसली इससे जो है इम्पैक्ट होगा आपका बायोडाइवर्सिटी भी। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट होगा। ठीक है। तो हुए आज के पूरे 10 क्वेश्चन। एक मैं प्रो मेंटर टिप आपको देना चाहूंगा इस वीडियो को खत्म करने से पहले, कि जब भी आप बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन टॉपिक के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो आप याद रखिए कि किसी भी तरह की जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको पता होनी चाहिए कि कोई पर्टिकुलर एनिमल है या फिर कोई पर्टिकुलर जो भी कोई कन्वेंशन है वो कहाँ हुई है, या फिर फ्यूचर में जो आने वाली है 2025 या 26 में वो कन्वेंशन कहाँ होगी। उसी तरीके से बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड थ्रेट्स हैं, कुछ भी कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं, या फिर कोई लेजिस्लेशन पॉलिसीज ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं, या फिर रिसेंट में कोई भी जो इनिशिएटिव्स या कन्वेंशंस हुए हैं और उन कन्वेंशंस के अंदर कोई नया स्टेप लिया गया है जिसका लेना देना किसी भी तरीके से बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट को इंप्रूव करने से है, तो आपको लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाएगी। वहाँ वो स्टैटिक और करंट का कॉम्बिनेशन आपके लिए काम करेगा। तो अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर से एक बार हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।